हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आनंद। और आज हम इस लेक्चर में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट की है, जो कि है जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जो टेस्ट प्रिपरेशन, उसके हवाले से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं जो कि पूरे जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। उनका जो भी पैटर्न होता है, उनके जितने भी पोर्शन हैं, उनके अकॉर्डिंग बनाई है। सारे एमसीक्यूज़ हैं, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। आपको ये देख के कंप्लीट अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी जो टेस्ट है वो किस तरह आती है, क्योंकि वो जो अपनी ऑफिशियल टेस्ट होते हैं वो लीक नहीं करते हैं, मतलब शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने ये मॉक टेस्ट भी करवाई है। हमारी ये टेस्टिंग सर्विस है, रेगल टेस्टिंग सर्विस, तो इसमें हमने मॉक टेस्ट डिफरेंट करवाई है। तो मैं जो है उसके वीडियोस बना के उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन बना के आपको शेयर करूँगा। आप ये 100 एमसीक्यूज़ हैं, ये देखना उसके पोर्शन कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि सिंपल सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? इतने कोई हार्ड और फास्ट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद के एस्पायरेंट के लिए, जो भी टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। और स्पेशली सिंध यूनिवर्सिटी, अगर वो भी देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें एवरीडे साइंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी हैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सिंध यूनिवर्सिटी वालों को भी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर कोई और भी मटेरियल चाहिए तो हमारा ये नीचे गिवन व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, तो हम जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम मूव करते हैं अपनी टेस्ट की तरफ, और वन बाय वन हर पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो पोर्शन होता है वो इंग्लिश का पोर्शन होता है। इंग्लिश के पोर्शन में हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बता दिया है, हमारा एक और लेक्चर भी मैंने अपलोड किया है, जो कि सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस पोर्शन से कितना वेटेज आता है, ठीक है? तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ताकि बस आपको पता चलता जाएगा कि क्या कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश के पोर्शन में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम गिवन बिलो ऑप्शंस। हमें करेक्ट सिनोनिम्स चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास है एम्यूकुलेट। एम्यूकुलेट का जो सिनोनिम होता है वो होता है प्योर। तो ये जो एम्यूकुलेट वर्ड है, इसका जो सिनोनिम है वो प्योर है। नेक्स्ट है ओमिट। ओमिट का जो हमारे पास सिनोनिम होता है वो है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट करना, ओमिट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बेजल। एम्बेजल का जो सिनोनियम है हमारे पास वो है मिस एप्रोप्रिएट। मिस एप्रोप्रिएट। तो ये सिनोनियम जो है आपको मतलब याद करने पड़ेंगे आपको। इस तरह कोई इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो हम आपको बताएं कि इस तरह जैसे कोई मैथ वगैरह साइंस तो नहीं है, तो इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास सिंटैक्स है। सिंटैक्स जो है वो ये एक ग्रामर का मतलब वो है सिंटैक्स। ग्रामेटिकल जो है वो है, तो इसलिए इसका जो है वो ग्रामर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट एंटोनियम फ्रॉम द गिवन ब्लो ऑप्शन। तो हमें एंटोनियम चूज़ करने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उनको जो है ना वो सिनोनिम आते होते हैं उसके, तो वो जल्दी जल्दी में लगा लेते हैं, लेकिन उसका अपोजिट ढूंढना है हमें। तो हमारे पास जो सेनोन एंटोनियम है वो एबोर का एंटोनियम कह रहा है को, तो एबोर का जो एंटोनियम है वो है लव। तो इसका मतलब है कि जो एबोर की मीनिंग होगी, सिनोनियम होगा, वो हेट होगा, ठीक है? तो ये अपोजिट है लव। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स कन्फेस। कन्फेस का जो हमारे पास एंटोनियम है वो है डिनाई, ठीक है? और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेलीगेट। डेलीगेट का जो एंटोनियम है वो हमारे पास है रिटेन। डेलीगेट का जो एंटोनियम है वो हमारे पास है रिटेन, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वायोलेंट। वायोलेंट का जो हमारे पास एंटोनियम है वो है जेंटल, ठीक
ठीक है, वायोलेंट का जो है वो जेंटल है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई एम गोइंग टू ज्वाइन माई ड्यूटी डैश अ वीक। तो हाँ, इसमें जो हमारे पास इन अ वीक, ठीक है, तो जो हमारे पास ये जो टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तो इसमें हमारे पास जो है इन यूज़ होगा। ठीक है, तो करेक्ट जो यहाँ पे होगा वो इन होगा, इन अ वीक। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रेपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, और थोड़े टिपिकल भी होते हैं, तो इस तरह आपको प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं प्रेपोजिशन पे मतलब अलग से एक प्रेपोजिशन पे वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो ताकि आपको एक बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि असलम इज़ द डैश वैकेशन। वैकेशन के जो है ना आगे वो ऑन लगता है, असलम इज़ ऑन वैकेशन, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि शी इज़ ओल्डर डैश हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर से बड़ी है। शी इज़ ओल्डर डैश देन। ठीक है, पर देन कौन सा वाला? देन दो होते हैं, टी एच ई एन होता है, वो टी एच ए एन होता है, तो टी एच ए एन वाला करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12, अ प्लेन इज डैश टू फ्लाई। द प्लेन इज अबाउट टू फ्लाई, मतलब प्लेन जो है वो अभी उड़ने वाला है, इज अबाउट टू फ्लाई। ठीक है, विथ टू फ्लाई नहीं होगा, एट टू फ्लाई नहीं होगा, और बाय टू फ्लाई नहीं होगा, द प्लेन इज अबाउट टू फ्लाई। ये हमारे पास से प्रपोजिशन अब कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब आपको पता है कि स्पेल्ड जो करेक्ट स्पेलिंग के लिए वर्ड, ऐसे वर्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं तो वो डिफरेंट लगते हैं, और जब उसकी हम स्पेलिंग देखते हैं फिर उसके हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आप सिंपल इसमें वर्ड भी है एक, हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं, अब लेफ्टिनेंट में एफ आ रहा है, लेफ्टिनेंट, लेकिन उसकी जो स्पेल देखेंगे ना तो वो डिफरेंट होगी, उसमें एफ होगा ही नहीं। जैसे हम कर्नल बोलते हैं, कर्नल, लेकिन उसमें आप देखेंगे आर होगा ही नहीं। तो इस तरह की जो है ना स्पेलिंग देते हैं, तो ऐसी जो स्पेलिंग है वो आपको आनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में कह रहा है कि एफिडेविट, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि जो एफिडेविट है उसकी मैंने कंफर्म की है, कोई एफिडेविट की जो स्पेल है वो थोड़ी इसमें नहीं है, क्योंकि एफिडेविट की जो स्पेल होती है वो होती है ए डबल एफ आई डी ए वी आई, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको सही लिख लेता हूँ, ए डबल एफ आई डी ए वी आई टी, ई नहीं आएगा, ठीक है, तो ई मैंने कंफर्म की है, तो ये इसमें एफिलिएट के स्पेल ऐसे होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14, इसमें कह रहा है कि इंटरप्रेन्योर की स्पेल आप बताएं। तो इंटरप्रेन्योर की हमारे पास जो स्पेल है वो है ये सी ऑप्शन वाली करेक्ट है, ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15, इसमें कह रहा है, अब ये आ गया लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं लेफ्टिनेंट होता है तो वो एफ वाले पे, एफ जिसमें होता है वो उस पे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ स्पेल जो करेक्ट है वो है सी, एल आई ई यू, एल आई ई यू टी ई एन ए एन टी, लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास 16 है, उसमें कर्नल की स्पेल बतानी है, तो इसमें आपको आर भी कहीं मिलेगा, तो ऐसे, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो है हमारे पास ए सी ओ एल ओ। यहाँ पे अगर आपको नहीं नज़र आया तो मैं बता रहा हूँ, सी ओ नोट कर लें आप, सी ओ एल ओ एन ई एल, कर्नल। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स भी आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको जो है ना चूज द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट नरेशन बताने हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपने पढ़े होंगे उसको। तो ही से टू मी आई एम रेडी,
तो आपको पता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसका होता है कि ही टोल्ड मी, टू जो है वो निकल जाएगा और सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ही टोल्ड मी। और इन्वर्टेड जो कामास होती हैं ऊपर, जो ये इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है आई एम रेडी, तो ये इन्वर्टेड कामा खत्म हो जाती है और यहाँ पे दैट आ जाता है। ठीक है, तो ही सेड टू मी दैट आई वॉज सॉरी, ही सेड टू मी दैट ही वॉज रेडी। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो जो है ये है जो हमारे पास इसमें आए है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट की बात है, वो उसने बोला था, तो ये ही वॉज रेडी, तो उस वक्त वो जो है वो रेडी था। तो इस तरह जो है ना हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि भरत सेज आई शेल गो देयर। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि भरत सेज। ठीक है, भरत सेज। अब इन्वर्टेड कामा जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, हम दैट लगाएंगे। भरत सेज दैट ही विल गो देयर, विशल जो है वो विल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 19, ही सेड टू यू यू मे गो आउट। अब सेड टू यू, आपको पता है कि ये जो है इसका हमारे पास जो करेक्ट है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट। अब जो मे है वो माइट में चेंज हो गया, और जो सेड है वो टोल्ड में चेंज हो गया, टू निकल जाएगा, और इन्वर्टेड कामा जो है वो हम खत्म करके वो दैट लगा देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। अब यहाँ हमारे पास है चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के आपको जो है ना वो याद होने चाहिए, रूल्स हैं कुछ। एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और इसमें हमेशा जो भी पैसिव वॉइस होगा वो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और बाय लगता है। ठीक है, और जब कंटिन्यूअस का टेंस होता है तो बीइंग उसमें भी यूज़ होता है। तो इस तरह आपके उसके रूल्स पढ़ लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे। 20 में कह रहा है कि माय फादर लव्स मी। ठीक है, माय फादर लव्स मी, तो मी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ सब्जेक्ट में जाएगा तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई। तो इसमें क्या होगा कि आई और फिर आई के साथ एम ही लगता है, आपको पता है आई एम लव्ड। अब लव्स, लव्स फर्स्ट फॉर्म है लव, और थर्ड फॉर्म लग जाएगा लव्ड बाय माय फादर। ठीक है, बाय माय फादर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई एम लव्ड बाय माय फादर, मतलब किसी के थ्रू काम हो रहा है, मतलब कि हम जो है ना वो कह रहे हैं। सो माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द, अब ये कंटिन्यूस का सेंटेंस गया, सेंटेंस आ गया, आप देख लें। माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग द मैच, जो, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो द मैच है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है द मैच, वो सब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा, तो द मैच। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें, ठीक है, और ये जो प्रेजेंट का है, ठीक है, तो द मैच इज, अब यहाँ पे पता है क्या है कि जो हमारे पास कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म लगता है, वॉचिंग है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और आईएनजी की वजह से हम बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। द मैच इज बीइंग वॉच्ड, बीइंग वॉच्ड। मैंने कहा था कि इसमें पैसिव वॉइस में जब भी हम करेंगे आप थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस हो, तो द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय माय फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सन्ना टोल्ड अ लाई। अ लाई वाज टोल्ड बाय सन्ना। ठीक है, अ लाई, अ लाई जो है वो वाज टोल्ड बाय सन्ना। दूसरे सारे इनकरेक्ट हैं, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और डी वाला कह रहा है कि द लाई वाज टोल्ड बाय सन्ना, द लाई नहीं लगेगा, अ लाई। ठीक है, तो इसलिए ये भी डी वाला इनकरेक्ट है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास अब कह रहा है एरर डिटेक्शन।
एरर को हम डिटेक्ट करना है और उसको मतलब करेक्शन या डिटेक्शन करनी है कि कौन सी हमारे पास एरर है, ठीक है। तो हम हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है कि देयर आर 10 चाइल्ड्स playing in the yard near her house but your child is not among them। ठीक है, वहाँ पे जो है वो 10 बच्चे थे, वो खेल रहे थे हाउस के नियर यार्ड में, और वहाँ पे जो आपका बच्चा वहाँ पे नहीं था। अब आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लूरल और सिंगुलर्स होते हैं जिसमें एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चाइल्ड है, तो चाइल्डिश नहीं होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड का जो हमारे पास प्लूरल होता है वो चिल्ड्रेन होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चाइल्ड्स है, चाइल्ड्स। चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रेन होता है, ठीक है, और प्लूरल है वो। तो इस तरह जो है ना हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 24 है कि मुकेश हैज़ नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट येट। मुकेश ने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की। एंड फिजा हैज़ नॉट नेदर। अब ये कोई सेंस ही नहीं देता, फिजा हैज़ नॉट नेदर, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं देता। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, हैज़ नॉट नेदर, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है कि द फूड दैट दैट दुआ इज कुकिंग इन द किचन। जो फूड दुआ ने किचन में बनाया इज स्मेलिंग डिलीशियस। तो वो इज डिलीशियस होगा। अब स्मेलिंग डिलीशियस, तो मतलब स्मेलिंग जो है इज स्मेलिंग, ये हमारे पास जो है वो मिस्टेक है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये करेक्शन मिस्टेक जो है वो ये इज सिमिलिंग। वो हम ऐसे कहेंगे कि द फूड दैट दुआ इज कुकिंग इन द किचन इज डिलीशियस, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें 25 एमसीक्यू से, जिसमें आपने पैसिवाइज, एक्टिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीपोजिशन, करेक्ट स्पेलिंग और एरर डिटेक्शन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसके भी बहुत ही वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, डेली लाइफ के यूज़ के भी यहाँ पे मिलेंगे आपको, कुछ थोड़े हार्ड मिलेंगे। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की जो सिंबल होती है वो डब्ल्यू होती है। डब्ल्यू इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे डब्ल्यू, टंगस्टन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 27, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल्स होते हैं। यहाँ पे मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उसके 5 रूल्स होते हैं, तो आप वो देख लेना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी नंबर है उसके उसमें कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, मतलब पॉइंट वगैरह नहीं है, डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो उसके बाद में सिर्फ और कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, मतलब सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो है, ठीक है, तो उसमें जो भी एक नंबर होगा ना नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो ही होगा। तो जैसे 20,000 है, अब 2 के बाद सारे ज़ीरो ज़ीरो है, ना ही डेसिमल है, ना ही और कोई नंबर आ रहा है ज़ीरो के अलावा। तो ये जो सारे ज़ीरो ज़ीरो है, तो इन ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते। ये 2 जो है ना, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, 1 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिमल होता या और कोई 2 के बाद फॉर एग्जांपल ऐसे होता 2001, अब ऐसे होता, इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि इसमें बीच में जो ज़ीरोज़ हैं वो बिटवीन आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अगर ऐसे आ रहे हैं कि नॉन स्टॉपिंग ज़ीरो है, मतलब कि वो उसके बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, जिस तरह 20,000 है, 1,000 है, 100 है, इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसके 5 रूल्स हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 28, द वैल्यू ऑफ एवागेड्रोज लॉ एन इज इक्वल टू एवागेड्रो नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एवागेड्रो नंबर पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। इसमें आपके पास वैल्यूज, रिलेटेड वैल्यूज दी गई होंगी, ठीक है। इसमें तो आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल है। अब इसका जो वैल्यूज़ होता है वो होता है 6.02 इंटू 10 प्लस का 3 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब 23 लिखा होता है, 6.02 इंटू 10 पावर 23 पर प्लस का। यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको -23 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कभी कभी बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी में माइनस वाला लगा देते हैं, तो वो वाला नहीं है, ठीक है।
6.02 इंटू 10⁻23 है, -23 नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29, कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम। तो वेरी सिंपल है, कैलकुलेशन ही करनी है आपको। ठीक है, तो हम जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। आपके पास गिवन मास मिला हुआ है 4 को डिवाइड करेंगे। सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है, तो 4 को आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर अभी अभी बताया है, तो वो है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये यहाँ पे आप समझ लेना। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप 4 को डिवाइड करें 23 से, मल्टीप्लाई करें 6.02 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 और मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब 1.04 है, तो मतलब राउंड अबाउट ये हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 1.04 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको पता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयल्स ने कहा है कि वॉल्यूम इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर व्हेन सॉरी प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब दोनों का जो है इनवर्स रिलेशन है। हाँ, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो है ये बी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/p। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 31, द फॉल और राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन में जो है ना वो लिक्विड फॉल होता है या राइज होता है ट्यूब ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज डिफाइन एज, तो उसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। वो कैपिलरी एक्शन होता है प्रोसेस, ठीक है, जिसमें लिक्विड जो है वो कैपिलरी में राइज और फॉल होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 32, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज ऑलवेज डैश देन अ लिक्विड। तो आपको पता है गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है सबसे, मतलब सॉलिड से कम होती है और लिक्विड से भी कम होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड में होती है कि उनके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और लिक्विड के थोड़े बहुत मतलब होते हैं दूर दूर, लेकिन गैसेस के बहुत दूर होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो कम होगी लिक्विड से, बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि विच गैस इज यूज्ड इन द होम सिलेंडर। होम सिलेंडर में जो है ना वो एलपीजी यूज करते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड जो हमारे पास होती है गैस, पेट्रो एल, यहाँ पे एलजीपी लिखा हुआ है लेकिन ये इनकरेक्ट है, मतलब एलपीजी होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एलजीपी लिखा हुआ है तो ये सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आप एलपीजी यूज़ करते हैं वैसे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो अगर इनसे मिस्टेक हुई है, मतलब हमारे में भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो ये एलपीजी है। ठीक है, तो एलजीपी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कंफर्म कर देंगे, वरना आप नन ऑफ दीज पे लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल आर रेस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। C2H4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, दो ये डबल बॉन्ड और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन होगा, और इसका जो नाम है वो है इथीन है। ठीक है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, और चार जो है वो हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड, तो ये 5 सिग्मा बॉन्ड हो गई, और एक जो है वो पाई बॉन्ड हो गया। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिस्पेक्टिवली कह रहा है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बताने फिर पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 5 है, फिर एंड 1 जो है वो पाई बॉन्ड है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस, गैस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे हैव लार्ज स्पेस, सही है, इनके गैसेस के बीच में लार्ज स्पेस होती है, दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल। बी में कह रहा है कि दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, यस, गैसेस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सी में कह रहा है कि देयर कोलिजन इज इलास्टिक, यस, इनकी जो कोलिजन होती है इलास्टिक होती है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, कोई इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं, ये उनके टकराने से कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है अकॉर्डिंग टू के एम टी ने बताया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने, ठीक है, इनकी कोलिजन इलास्टिक होती है। सो देयर मोलर मास डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि टेम्परेचर पे मतलब डिपेंड नहीं करते हैं। मोलर मास, मोलर मास जितना होगा उतना ही होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी मोलर मास तो उतना होगा ना, अगर कम करेंगे टेम्परेचर तो भी मोलर मास तो उतना होगा, ठीक है, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हम मूव कर लेते हैं, 35 और 36 है कि हमारे पास वैल्यूज़ पूछी गई हैं। वैल्यूज़ कभी कभी आपको याद करनी चाहिए, ये थोड़ा मतलब वो है, याद मेमोराइज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें ये आपका पूछ रहा है कि जो द रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच, उसकी जो है ना वो वैल्यू क्या है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की जो हमारे पास वैल्यू होती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, 1.0967 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है, पर मीटर, या हमको मीटर इनवर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो है वो इसकी जो वैल्यू होती है, तो ये 7+ का होता है, कभी मतलब माइनस वाला, ए में माइनस वाला है तो उस पर टिक नहीं करना है हमें, ठीक है, जो प्लस वाला है उस पर टिक करना है, ठीक है। मीटर इनवर्स होगा, मीटर -1 ऊपर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द स्पोटेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। पार्टिकल, हम जब सिंपल मैं एग्जांपल दूं, हम परफ्यूम जो है ना, परफ्यूम का हम स्प्रे करते हैं तो पार्टिकल जहाँ पे हम स्प्रे करते हैं वहाँ से जो है ना वो डिफ्यूज़ होके मतलब दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इन्वॉल्व डिक्रीज इन। अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है उसमें अगर हम गैस को लिक्विफाइड करेंगे, गैस से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कौन सी चीज़ जो है वो डिक्रीज होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस होता है, तो उसको जब हम लिक्विफाई करते हैं तो स्पेस कम हो जाते हैं, पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, फिर उसमें गैप जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, 1 कैलोरी इज इक्वलेंट टू। तो 1 कैलोरी जो है वो इक्वलेंट होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4.184 जूल के। अगर यहाँ पे होता 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 1 किलो कैलोरी जो है वो किसके इक्वल है, तो 1 किलो कैलोरी जो है वो 418 के, 4184 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो, सॉरी, तो वो होगा 14184 जूल के, अगर किलो कैलोरी होता है यहाँ पे तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 40, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। अब जो आइसोटोप की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। जैसे एक हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। दूसरा हाइड्रोजन होता है, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, 2 होता है उसका मास नंबर। तीसरा हाइड्रोजन होता है आइसोटोप ट्राइटियम जिसको बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है पर मास नंबर जो है वो 3 होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है, तो दोनों ए और बी दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बोथ सही है, बोथ करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 41, कैथोड रेज शो एग्जिस्टेंस ऑफ। कैथोड रेज हमें इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस बताते हैं, ठीक है, कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस को हम शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 42 है शेप ऑफ पी आर्बिटल। तो पी आर्बिटल की शेप जो है वो डम्बल होती है, डम्बल। हमारे पास आपको पता है आर्बिटल्स होते हैं, एस होता है, पी होता है और डी एफ होता है। तो स्पेरिकल जो है वो एस की होती है और डबल डम्बल जो है वो डी की होती है
और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एफ की होती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। मीथेन में जो है ना, मीथेन की शेप ऐसे होती है, कार्बन के पास सिंगली बॉन्डेड 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, CH4 जिसका फार्मूला है। तो इसमें क्या है कि जो आपके पास है वो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 44 क्वेश्चन है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वाज गिवन बाय। तो लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन साइंटिस्ट था, उसने दिया था लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। और हमारे पास ग्राम्स ने लिया था लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और एवोगाड्रो ने दिया था नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं उनके बीच में और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप दिया था। और गेल ल्यूसिक हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप दिया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इस तरह। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 45, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विथ। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड की जो है ना इंक्रीज होगी विथ टेम्परेचर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड की इंक्रीज होगी विथ प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर का जो है ना, जब हम आप क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर आप जो है वो बढ़ा रहे हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उसकी इंक्रीज होगी। अगर प्रेशर कम कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं K2 पे या माउंटेन पे ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे अगर हमारे यहाँ सी लेवल पे हमें वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 होती है। अगर आप ऊपर चले जाएंगे मतलब माउंटेन पे, K2 माउंटेन पे या एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे जो है हम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर का जो दबाव होता है ना पार्टिकल्स पे, वेपर्स पे, वो कम हो जाता है। वेपर्स पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना प्रेशर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो प्रेशर जब कम होता है तो उस पार्टिकल्स को बॉयल होने में मतलब जल्दी बॉयल हो जाते हैं थोड़े टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होती है विद वेरिंग ऑन टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 46। इसमें कह रहा है कि आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ। आइस जो है वो मालिक्यूलर क्रिस्टल है, मालिक्यूलर क्रिस्टल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, एटॉमिक क्रिस्टल नहीं है, कोवलेंट क्रिस्टल भी नहीं है, और हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मालिक्यूलर क्रिस्टल। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई गई है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कि जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाई गई है। नेक्स्ट है 48, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। और जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक उसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 49, कंपाउंड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ऐसा कंपाउंड जिसकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो पर उसका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। ठीक है, आइसोमर, सेम यूनिट, आइसोमर्स। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट हम, और आइसोटोप आपको पता है किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, और पॉलीमर्स जिसमें एक ही यूनिट के ज़्यादा मालिक्यूल हो, जैसे पॉली इथीन होता है। ठीक है, इथीन के ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, पॉली। ठीक है, तो 50 है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास निकालना वेरी वेरी इजी है अगर आपको एक एटम का पता हो, मतलब जो भी एक है आपको, वन हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक है, 1 से लेकर 20 तक जो है ना आपको उनके मास और एटॉमिक याद होने चाहिए, तो आप मास निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कैल्शियम होता है, कैल्शियम का मास होता है 40, कैल्शियम का मास होता है 40। ठीक है, और जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का एक का मास तो होता है एक का मास होता है ऑक्सीजन एक का 16। और जब 16 को क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम प्रेजेंट है, 3 है, तो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और 4 5 5 एंड 1 6 6 एंड 4 10।
तो ये हो जाएगा 100। तो 100 होगा कैल्शियम कार्बोनेट का मास। इस तरह आप मास निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, हमारे पास अब ये केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन स्टार्ट होता है फिजिक्स का। फिजिक्स में हमारे पास क्वेश्चन है कि स्ट्रेडियन, स्टर्डियन इज द यूनिट ऑफ, स्टर्डियन जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, ठीक है। स्टर्डियन इज द यूनिट ऑफ। ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जो याद करने वाले हैं, आपको मेमोराइज करने होंगे, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो उसको हम याद करें, मतलब ये आपको मेमोराइज करने होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको कोई ट्रिकी होंगे, जैसे मास नंबर आपको निकालना मैंने सिखाया, तो इस तरह मतलब हम निकाल सकते हैं, हमने एक एक एटम के याद करके। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होंगे। पास्कल जो है वो किसके हमारे पास इसमें कह रहा है कि पास्कल किसके इक्वल होता है। तो पास्कल जो है वो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज बी है, किलो किलोग्राम, किलोग्राम। और उसके ऊपर जो है इसको हम बोलेंगे मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि मीटर पे -1 है और सेकंड पे -2 है। तो ये ऐसे हो जाएगा किलोग्राम, मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 53, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का जो हमारे पास डायमेंशन होता है, अब ये यहाँ पे ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि बाय मिस्टेक हो सकता है, तो इसमें हम निकाल लेते हैं कि मोमेंटम का जो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। आपको पता है मोमेंटम को पी से शो करते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। तो ये एम तो हो गया, ठीक है। वी जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो ये क्या होती है, लेंथ पर टाइम, ठीक है, मतलब डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हम लेंथ ये मतलब काउंट करते हैं ना, लेंथ। तो ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय टी। टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टी इनवर्स, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये t माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा एम एल टी इनवर्स, -1 भी होता है, ठीक है। ऐसे इस तरह, या माइनस की सिंबल होगी या -1, तो सेम बात है। तो ये आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायामीटर इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो है इक्वल होता है पाई रेडियन के, पाई रेडियन के इक्वल होता है किसका रेशियो, सरकमफेरेंस का, जो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू सर्किल टू इट्स डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 55 है, द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो लोकेशन ऑफ पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट को जो है वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है बाय एन इक्वल अमाउंट एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डैश, तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। उनकी वेलोसिटी एक ही है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो एक ही वेलोसिटी में मूव कर रहा है, उसका विद टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर उसकी वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस के लिए दूसरी है, फिर कुछ डिस्टेंस के लिए दूसरी है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड अटेंड स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड एंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन इज। तो सिंपल है, आपको जो है वो क्या करना है कि हम एवरेज एक्सीलेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सीलेशन पता है कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो वी एफ कितना है हमारे पास, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 40 है, और माइनस इनिशियल क्या है, क्योंकि रेस्ट से वो हो रही है ना, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0 होगी, ठीक है। और डिवाइड हम करेंगे, टाइम कितना है हमारे पास 20 है, तो ये हो जाएगा 40 से -0 करें तो सेम आंसर आएगा, और 20 को हम 40 से इसके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर होगा 2
2 मीटर पर, तो एवरेज एक्सीलरेशन कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58, the SI unit of angular displacement, SI unit of angular displacement is, तो angular displacement का जो हमारे पास SI यूनिट होता है वो होता है रेडियन, रेडियन, ठीक है, RADIAN, रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द सेंटर ऑफ मास, the center of mass is the point at which the whole dash of the body mass towards earth, तो वो होता है वेट, ठीक है। वेट, वेट जो है हमारे पास ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। हम अगर किसी चीज़ को ऊपर ले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे तो उसका वेट चेंज होगा, वेट यहाँ पे डिफरेंट होगा, सी लेवल पे अगर ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाएंगे वेट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो मास है वो सेम रहेगा कहीं भी। तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि वेट को डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो इसलिए उसका जो पॉइंट है वो होता है टुवर्ड्स अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास ऑफ सन इज अबाउट, अब ये मास ऑफ सन जो है ये आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका जो मास होता है वो होता है टू टू इंटू 10 रेज पावर 30 किलोग्राम, मतलब टू के आगे जो है आप 30 जीरो लगा दें, टू के आगे और कुछ नहीं लगाएं, टू के आगे 30 जीरो लगाएं, फिर आप अपनी जिसमें मिलियंस में बिलियंस में ट्रिलियंस में काउंट करें, फिर आपको पता चलेगा ये कितना मास है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मास है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सन की जो लाइट है वो अर्थ तक कितने टाइम में पहुंचती है, तो ये इसका है 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में सन की लाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो इस तरह मास ऑफ अर्थ भी पूछते हैं, इस तरह आपको इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट का यही मतलब होता है कि आपको एक मतलब वे मिलता है कि हाउ वी प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। तो अपने आप को इस तरह आप प्रिपेयर करें और डिफरेंट चीज़ें ये उसके रिलेटेड जो है वो सर्च करें। इंशाल्लाह हम ऐसे जो है वो बनाते रहेंगे लेक्चर, आपको हेल्प मिलेगी बहुत इंशाल्लाह। टॉपिक वाइज भी बनाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अभी हमारा फिजिक्स का पोर्शन ही चल रहा है, इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 61, वर्क इज अ डैश क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको पता है स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसको डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो जो मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास मास होता है, तो मास को डायरेक्शन तो नहीं है ना, हम जाएंगे शॉप पे जाएंगे तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना हमें मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में 2 किलो चावल दो, या वो शुगर दो, 2 केजी शुगर दो, मतलब हम ऐसे ही बोलेंगे डायरेक्ट, हम मैग्नीट्यूड मतलब बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमें 2 किलो सिर्फ। अगर फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हम जाएंगे किसी मतलब किसी तरफ जाएंगे, हम किसी डिसिप्लिन, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमें 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड भी है, इस तरफ में चलना है क्योंकि आपकी मतलब यूनिवर्सिटी आप जहाँ जा रहे हैं वो आपकी मेन पॉइंट कहाँ है, वो तो उसका डायरेक्शन बताएंगे, तो मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इस तरह जो है वही प्रॉपर्टी है। तो वर्क को कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने जो है वो इस तरफ में इतना काम किया, आप बोलेंगे मैंने इतना काम किया। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62, 1 हॉर्स पावर, अब यहाँ पे ऑर्स लिखा है, ये आवर्स नहीं है, 1 हॉर्स पावर है, HORS, घोड़ा घोड़ा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, जो 1 हॉर्स पावर जो है वो अ, हमारे पास 746 वाट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टर्निंग फोर्क वाइब्रेट, टर्निंग फोर्क जो है वो हमारे पास वाइब्रेट करती है 256 टाइम्स ईच सेकेंड एंड प्रोड्यूस अ वेव 1.3 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव। तो सिंपल है, फार्मूला आपको पुट करना है, हम मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास
सिंपल एक फार्मूला है। तो हम वेलोसिटी मालूम करेंगे तो इसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। लेमडा मीन्स वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 256 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय लेमडा कितनी है, 1.3 है, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आपके पास आएगा आंसर 332.8। ठीक है, आप करके देखें, आप मल्टीप्लाई करें, ये फार्मूला यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेमडा। तो आप फ्रीक्वेंसी और लेमडा की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास ये आंसर आएगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64, द वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड। प्रोपेगेशन के लिए वेव को मीडियम की ज़रूरत हो, मतलब कि कोई चीज़ होती है ना, मतलब वेव होता है उसको अपने, जैसे हम सिंपल मैं आपको बताऊं, आवाज़ आवाज़ हमारी जो साउंड है ना, वो यहाँ पे एक हम बोलते हैं या कोई भी हम साउंड सुनते हैं ना, उसका मीडियम है एयर। एयर जो है वो साउंड को मतलब ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। हम स्पेस में बोलेंगे ना, स्पेस में तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनेगा, हम भले पास बोलें, क्योंकि स्पेस में कोई उसको मीडियम नहीं मिल रहा है कि वो चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो प्रोपेगेशन के लिए मैकेनिकल वेव जो है, मैकेनिकल वेव, ठीक है, द वेव विच रिक्वायर्ड अ मीडियम, फॉर प्रोपेगेशन के लिए इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बाकी ये इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लॉन्ग साइटनेस के लिए, दूर कोई चीज़ है, लॉन्ग साइटनेस के लिए, हम दूर वाली चीज़ को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 66 है, द यूनिट ऑफ पावर लेंस। तो जो पावर लेंस का हमारे पास यूनिट होता है, द यूनिट ऑफ पावर लेंस इज, ये डायपोलर लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये, लेकिन इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है DIPOTRE, ठीक है, DIPOTRE। तो ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेज जो है वो रोंजन ने, विलियम रोंजन साइंटिस्ट था, रोंजन रोंजन साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था एक्सरेज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम होता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस थिकर एट सेंटर। सेंटर जो है ना, सेंटर उसका जो बीच वाला सेंटर वो थिक होता है, और जो साइड होती है ना, साइड से वो थिन होती है, मतलब ऐसे उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ, ये तो बीच जो है वो थिकर होता है, सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 70, वन एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वन वन एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास वन एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 रेज पावर, हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, 10 रेज पावर -10 के इक्वल होता है, 10 रेज पावर -10 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लाइट, द, यहाँ पे तो मिस्टेक है, द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है वैक्यूम के अंदर। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जितनी, मतलब ऐसे इस लाइट की स्पीड आपको पता है क्या, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये वैक्यूम में भी उतनी होगी, ठीक है। तो वैक्यूम में कोई उसको हिंड्रेंस नहीं आ रही है, तो वो सेम ही होगी, ठीक है। पर यहाँ पे 8 प्लस का होगा, माइनस का नहीं, ठीक है, सी में जो है वो 8 माइनस का है, तो डी करेक्ट है, क्योंकि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू। कैपेसिटर जो है वो यूज होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, स्टोर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बेसिकली। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको पता है कि चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है 73, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल का हमारे पास एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर इज इक्वल टू,
अब 1 मीटर अगर सेंटीमीटर में पूछता तो हम सिंपल बताते थे कि 1 मीटर जो है वो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो नैनोमीटर की बात हो रही है, तो नैनोमीटर में यहाँ आपको ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो नहीं नज़र आया, तो उसका जो है वो नन ऑफ दीज़ होगा, ठीक है? मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि 1 मीटर जो है वो कितने मतलब नैनोमीटर या इसके पावर्स में कितने के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि द डॉट प्रोडक्ट, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा चल रहा है, लेकिन ये द डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पावर होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, जो हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी का। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ, एग्स में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का ये रिच सोर्स है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी है वो फंजाई की स्टडी को बोलते हैं। अब अगर ये माइक्रोबायोलॉजी होता ना, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, तो बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये होते, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्पेशल स्टडी फॉर द फंगस, फंजाई। कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एंड हर्बीवोरस ये होते हैं, आपको पता है कार्निवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, हर्बीवोरस वो होते हैं जो मतलब प्लांट्स वगैरह सब्जी या ये जो प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं, और ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं। जैसे हम इंसान हैं ना, ओमनिवोरस हैं, हम दोनों चीज़ें खाते हैं। जैसे डॉग्स हैं ये या शेर है, ये कार्निवोरस हैं क्योंकि ये घास नहीं खाते हैं। लेकिन या अगर हम बकरी की बात करें, गाय की बात करें, तो ये क्या है, हर्बीवोरस हैं। तो इस तरह ये कह रहा है कि और ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर वगैरह। तो इसमें हमारे पास कह रहा है कि जो कार्निवोरस और ओमनिवोरस आर डैश, तो ये क्या है? तो कार्निवोरस और हमारे पास हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी आप प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह ये आप देख सकते हैं सर। 79 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्लांट्स टेक डैश गैस ड्यूरिंग नाइट, रात को जो है वो प्लांट कौन सी गैस जो है वो मतलब टेक करता है, इनटेक करता है, तो ये है ऑक्सीजन, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि रात के वक़्त जो है ना वो प्लांट के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें सफोकेशन होगी, तो क्योंकि हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, रात को प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाएगी, इसलिए हमें जो है ना वो अजीब-अजीब फ़ील होगा, ठीक है? लेकिन दिन के वक़्त हमें मज़ा आता है प्लांट के नीचे, क्योंकि प्लांट जो है वो दिन के वक़्त कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से एक तो हमारा जो सराउंडिंग है वो फ्री हो रहा है, और प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को दिन के वक़्त जो है वो एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे लिए फ़ेवरेबल कंडीशन होती है और हमें इसलिए प्लांट दिन के वक़्त प्लांट के नीचे मज़ा आता है। लेकिन रात को नहीं आता है, क्योंकि रात को हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम तो वैसे ही ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट भी रात को ऑक्सीजन ही ले रहा है और प्लांट ज़्यादा अमाउंट में लेता है, तो इसलिए हमें जो है वो थोड़ी ऐसे वो होती है, ठीक है? तो इसलिए प्लांट जो है वो रात के वक़्त ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज़, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, डेफिशिएंसी होगी विटामिन के की, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं, ठीक है? और स्कर्वी वगैरह ये जो है इसमें विटामिन सी की कमी होती है, बेरी-बेरी ये विटामिन आई थिंक बी वगैरह ये हैं, ठीक है? तो इस तरह बाकी विटामिन्स हैं उसकी डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से क्या बीमारियाँ होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, और विटामिन जो भी हैं, एक आपको पता होना चाहिए कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं, विटामिन कौन-कौन से हैं, ए होता है, ठीक है, बी होता है और सी होता है, डी भी होता है, और एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, विटामिन के भी होता है, विटामिन ई भी होता है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ऑर्गेनेल वेयर एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ एटीपी, वो एटीपी की जब हम रेस्पिरेशन होती है तो उस वक्त हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है? ऑर्गेनेल तो है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल है, इससे ये प्रोसेस होता है। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, सेल का न्यूक्लियस, वो एटम का न्यूक्लियस नहीं, सेल का।
सेल का न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और ये किया था 1831 में, ठीक है। और जो सेल सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने वो किया था 1665 में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रॉबर्ट ब्राउन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑल एनिमल्स आर, सारे एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यूनिसेल्युलर नहीं होगा, क्योंकि मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, ठीक है। मोटाइल भी नहीं होगा। ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो आप अपना खाना खुद बनाते हो तो वो प्लांट होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक होंगे, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स जो है वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होगा ऑल एनिमल। अगर प्लांट की बात होती तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 84, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर जो है वो हमारे पास 6 होते हैं, और टोटल क्रोमोसोम्स 12 होते हैं। पेयर की फॉर्म में 6 और वैसे 12, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस। हाउस फ्लाई जो म्यूसिका डोमेस्टिका उसका नाम है, म्यूसिका डोमेस्टिका एल, हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ नहीं होती हैं उसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कंट्रोल और इन्फेक्शन डिजीजेज, तो ये सारी हैं ऑल ऑफ दीज। पोलियो भी है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ये वगैरह सारी इम्यूनाइजेशन कंट्रोल हो सकती हैं, और इन्फेक्शन डिजीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो अनकर्ड डिजीज कौन सी है। अनकर्ड डिजीज मतलब वो जो अनप्लीजेंट हो, मतलब जिसमें मतलब बंदा जो है वो विद इन वीक्स, विद इन मंथ, विद इन ईयर्स में उसकी डेथ हो जाए, और तो उसको हम अनकर्ड डिजीज बोलते हैं। तो ये दिस इज अ कैंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाकी ये फ्लू मलेरिया वगैरह ये नहीं है, ये तो सिंपल हैं, ये मतलब इसका इलाज भी है, और ये सही हम इसकी क्योर भी है, तो केयर भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अनकट जो है वो कैंसर होगी। 87 क्वेश्चन है कि पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन ने जो है वो इलेक्जेंडर, डॉक्टर इलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका पूरा नाम है इलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर इलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे फ्लेमिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। किंगडम प्रोटेक्स्टा, प्रोटोक्स्टा, आपको पता है किंगडम 5 होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमिलिया। तो पहले प्रोटोक्स्टा था, फिर उसके एनिमल जो है वो प्रोटेस्टा में रख लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये प्रोटेस्टा होगा, प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा को किंगडम प्रोटेस्टा में जो है वो इंक्लूड किया गया। सो हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर देयर इन द ह्यूमन, ह्यूमन की जो टंग है उन पे 10,000, कितने 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एक्सक्रिएट बाइल, बाइल एक जूस होती है जो एक्सक्रिएट करता है बैल, गल ब्लैडर, गल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को एक्सक्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 91, टॉप 2 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं। फ्रॉग की जो हार्ट होती है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट की जो चैम्बर है, हार्ट हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर होते हैं उसको आर्टिया बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। और जो नीचे होते हैं उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली पूछ रहे हैं, टॉप वाली, तो आर्ट्रिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा ए और आर टी। अगर नीचे वाली पूछता लोअर, तो अब आप यहाँ पे वेंट्रिकल्स लगाते हैं, ठीक है। बाकी अपर चैम्बर लोअर चैम्बर ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं, उसका आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। 2 ऊपर होते हैं आर्ट्रिया और 2 नीचे होती है वेंट्रिकल्स। तो द सेल वाल्स इज मेड अप ऑफ टफ मटेरियल, इसका सेल वाल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल्स में सेल वाल नहीं होती है, प्लांट में सेल वाल होती है, फंजाई में भी होती है, ठीक है। वो आई थिंक पैक्टन की बनी होती है, पैक्टन की, फंजाई की शायद पैक्टन की होती है, और प्लांट की जो है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होमोग्लोबिन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, होमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन और आयरन का कॉम्बिनेशन है, हेमी, ठीक है, हेमोग्लोबिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, रेस्पिरेशन दैट इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म एज, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट।
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन के विदाउट रेस्पिरेशन हो, वो हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये बैक्टीरिया करते हैं, बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। एक बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं, एक बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं एरोबिक, और नॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करें उसको हम एनएरोबिक बोलेंगे। बाकी एक्टिव रेस्पिरेशन ये होता है जब हम इनहेल करते हैं कोई चीज़, तो हमारा मसल्स जो है वो नीचे वाला डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम एक्टिव बोलेंगे। फिर हम जब एक्सहेल करते हैं, साँस बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है, तो फिर वो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रा रेस्पिरेशन बोलते हैं, पैसिव रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 95 है, विच वन इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन आपको पता है मैक्रो मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है। तो विटामिन जो है, विटामिन ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओ माइक्रो मॉलिक्यूल है, सॉरी, माइक्रो माइक्रो छोटा, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसल फ्यूल इज कॉल्ड। तो फॉसल फ्यूल की जो स्टडी होती है उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या? पैलेंटोलॉजी। और एनवायरनमेंट की स्टडी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोरिकल बायोलॉजी, हिस्ट्री बायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्टोरिकल बायोलॉजी। और टेक्सोनॉमी उसको बोलते हैं जिसमें हम नेमिंग करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी नहीं करते हैं जिसमें 5 किंगडम में और उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 97 है। इसमें कह रहा है कि द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम्स जो है वो किस किस पे मतलब कंपोजिंग होती है। तो उसमें 40% प्रोटीन होते हैं एंड 60% डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स में 40% प्रोटीन होता है एंड 60% डीएनए होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु डिस्कवर्ड द डीएनए, ठीक है। तो ये हमारे पास किया था, केमिस्ट था एक, फ्रेडरिक मैशर, इसने किया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो रोज हमारे पास एग्जाम्पल है वो मीजोफाइट का है। अब ये हम बताएं, हाइड्रोफाइट, ये प्लांट के टाइप हैं चारों, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट उस प्लांट को बोलते हैं जो जिसमें वाटर, ऐसे एनवायरनमेंट या हैबिटेट में रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है प्लांट जहाँ वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट है। जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है, मतलब पानी कम है लेकिन साल्टी साल्टी एरियाज पे होता है, उसको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। और ऐसे प्लांट जहाँ पे साल्ट और वाटर की जो लेवल है वो मतलब मॉडरेट है, सेम है, दोनों इक्वल हैं तकरीबन, तो उसको हम बोलते हैं मीज़ोफाइट। और जहाँ पे पानी बहुत कम है, मतलब जहाँ ड्रॉट कंडीशन में होता है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट। तो और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो टैप फॉर्म्स में होता है, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस 100 एमसीक्यूज। और ये अकॉर्डिंग टू जीसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं। आपको बहुत सारे यहाँ एक आपको हिंट मिलेगी, आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगी इंशाल्लाह। आप इससे टॉपिक वाइज भी मैं आपको प्रिपोजिशन वगैरह जो है वो भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको इन्फॉर्मेशन मिले जल्दी एज़ पर टाइम। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है नीचे गिवन, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कि हमें उसका प्रोस्पेक्ट चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए, तो मटेरियल चाहिए यूनिवर्सिटी के से अकॉर्डिंग, सिंध यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी, या और कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप पेज भी है वो भी फॉलो कर दें। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो व्हाट्सएप पे भी चैनल बना हुआ है, तो उसमें मैं सारी चीज़ें भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।